जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, आज का वीडियो हमारा इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स के ऊपर होने वाला है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से एसकेटी की बात कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसा कि पहले भी आपको देखने को मिले थे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एबीसी एनालिसिस, वीडी, एफएसएन एनालिसिस, जो कि इन्वेंटरी कंट्रोल की टेक्निक्स है। ओके, तो ये लेक्चर सेकंड होने वाला है। ऑलरेडी एक लेक्चर मैंने डाल दिया है। तो अगर आप दोनों लेक्चर्स को कवर करते हैं तो गारंटी के साथ आपके 5 नंबर कवर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले इन्वेंटरी कंट्रोल के बारे में पढ़ा था, क्यों, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल क्या है इन्वेंटरी कंट्रोल का। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से कौन कौन सी जो टेक्निक्स है, एनालिसिस है, उसकी वजह से हम इन्वेंटरी को कंट्रोल कर पाते हैं। तो एड्स टू इन्वेंटरी कंट्रोल इन बीआरओ। बीआरओ के अंदर इन्वेंटरी कंट्रोल किस प्रकार से की जाती है, तो यहाँ पर दिया गया है ऑल स्पेयर पार्ट्स रिलेटेड टू वीईपी। वीईपी मतलब व्हीकल, इक्विपमेंट, और पी का मतलब प्लांट्स। तो यहाँ पर साधन, इक्विपमेंट्स और प्लांट्स, ओके, आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर यूज, कंजप्शन एंड वैल्यू ईटीसी। वीईपी से संबंधित सभी स्पेयर पार्ट्स को उनके उपभोग, कंजप्शन, खपत और मूल्य आदि के अनुसार क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। कंजप्शन, वैल्यू, यूज। ओके, द वेरियस टाइप ऑफ एनालिसिस आर मेंशन्ड एज अंडर। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विश्लेषण का उल्लेख नीचे किया गया है, जिस प्रकार से जिससे कि हम इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सके। तो बीआर में ओनली 3 का ही विश्लेषण किया गया है, तो आपको 3 ही पढ़ना है। ओके, एबीसी एनालिसिस, वीडी एनालिसिस, एफ एन एस एनालिसिस। काफ़ी जगह आपको ये एफ एस एन मिलेगा, ओके, लेकिन बीआरओ में एफ एन एस। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप एफ एन एस बोल सकते हैं और एफ एस एन भी बोल सकते हैं। तो हालांकि इस बार एग्जाम में एफ एन एस आया था। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है आपके यहाँ पर एबीसी एनालिसिस है इन्वेंटरी कंट्रोल में। ओके, इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं एबीसी एनालिसिस के। एबीसी एनालिसिस इज द फर्स्ट स्टेप टू द साइंटिफिक इन्वेंटरी कंट्रोल। एबीसी एनालिसिस सूची नियंत्रण इन्वेंटरी की पहली क्या है, स्टेप है। ओके, दिस इज आल्सो कॉल्ड पैरेटोज लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तो यहाँ से इस बार क्वेश्चंस उठने की पूरी पूरी संभावना है कि एबीसी एनालिसिस क्या है, पैरेटोज के नियम का कारण और प्रभाव का नियम है। ओके, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना आपको। अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो आपके एमसीक्यूज इजी तरीके में हो जाएगा। तो एबीसी एनालिसिस क्या है, पैरेटो का नियम है, जो किस पर आधारित है, कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और प्रभाव का नियम। व्हाट इज एबीसी एनालिसिस? एबीसी एनालिसिस क्या है? तो एबीसी एनालिसिस इज ए मोस्ट इसेंशियल एनालिसिस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल वाइटल फ्यू ट्राइवल मैनी। ओके, तो एबीसी विश्लेषण किस सिद्धांत पर है, वाइटल फ्यू ट्राइवल मैनी, यानी कि जो इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण, वाइटल, वो क्या है कि बहुत ही कम होता है स्टोर में आपके पास सामान, और ट्राइवल जो कि नगण्य होते हैं और जिनकी रेट कम होती है, वैल्यू कम होती है, वो मैनी यानी कई होते हैं आपके स्टोर के अंदर। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में हम देख लेते हैं आप लोकल में, कि जब भी आप किसी शूज़ की दुकान पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर रेड चीफ हुआ, रिबॉक हुआ, जो भी है ब्रांडेड है शूज़ है, वो आपको बहुत ही कम पीस देखने को मिलेंगे। और जो 500 से 1000 के बीच के शूज़ हैं वो आपको वहाँ पर काफ़ी देखने को मिलेंगे। यानी कि
रेड चीफ जो भी है आपकी बड़ी ब्रांड, उनका वैल्यू रेट बहुत अधिक होता है। ओके, और इनका जो लो क्वालिटी के शूज़ हैं उनकी वैल्यू कम होती है। These few items called A items. Hence, high degree of attention is focused on these items which affect result significantly. यानी कि इन कुछ वस्तुओं को ए आइटम कहा जाता है जो कि जिनकी वैल्यू हाई होती है, ए आइटम कहा जाता है। इसलिए इन वस्तुओं पर उच्च स्तर का ध्यान केंद्रित किया जाता है। जो महंगी वस्तु होती है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ओके, द अदर आइटम्स known as B and C items are numbering in number but their contribution is less significant। यानी कि ए का रिजल्ट जो है महत्वपूर्ण होता है, जबकि बी और सी जो बचे हुए हैं इनका रिजल्ट महत्वपूर्ण नहीं होता, इनकी मात्रा अधिक होती है। अगर ये कुछ मात्रा में खराब भी हो जाते हैं तो इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, एबीसी एनालिसिस इज ए कॉस्ट एनालिसिस, यही से क्वेश्चन उठने वाला फ्रेंड्स। एबीसी एनालिसिस क्या है? ये मूल्य विश्लेषण, लागत विश्लेषण की एनालिसिस है। ओके, एंड हेंस ट्रेंड्स टू सेग्रीगेट all items into 3 categories, एग्जाम्पल ए बी सी। इसलिए सभी वस्तुओं को 3 श्रेणियों में ए बी सी में अलग किया गया है। ओके, ए बी सी महत्वपूर्ण है ये फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चंस जरूर उठने वाला है। ओके, अब बात करते हैं ए आइटम्स। ए आइटम्स क्या होते हैं? हालांकि मैंने बता दिया आपको, जिनकी रेट जो हाई होती है, वैल्यू हाई होती है, लेकिन क्वांटिटी कम होती है उनकी। ओके, ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ आइटम्स अकाउंट्स फॉर ए मेजर पोर्शन ऑफ द मनी स्पेंट ऑन द मटेरियल, सच आइटम्स आर क्लासिफाइड एज ए आइटम्स। यानी कि एक आइटम सामग्री पर खर्च किए गए धन के एक बड़े हिस्से के लिए वस्तु को एक छोटा प्रतिशत रखा जाता है। यानी कि धन जो है, मनी जो है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर खर्च किया जाता है, लेकिन इनकी क्वांटिटी, संख्या है, बहुत ही कम होती है, प्रतिशत इनका बहुत ही कम होता है। ओके, ऐसी वस्तुओं को ए में वर्गीकृत किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है। इट इज यूजुअली फाउंड दैट हार्डली 5 to 10 ऑफ टोटल आइटम्स अकाउंट फॉर 70 to 75% ऑफ द टोटल मनी स्पेंट ऑफ द मटेरियल। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 70 20 10। यानी कि कुल आपका जो संपत्ति है, जो आपके खर्चा है, उसका 70% जो है ए आइटम पर खर्च किया जाता है, 20% जो है बी पर किया जाता है, और 10% जो है सी पर किया जाता है। ओके, जबकि इनकी संख्या की बात करें तो संख्या वही होती है इनकी 10 20 और 70। यानी कि स्टॉक के अंदर सी आइटम जो है 70% होता है, कवर करता है। ओके, संख्या की बात कर रहे हैं, जबकि वैल्यू की इनकी 10% ही होती है। इनकी रेट जो है कुल खर्चे का 10% ही होता है, और 20% यहाँ पर, हालांकि बी आर जो है यहाँ पर 5 से 10% क्या मानता है इनको, इनकी संख्या मानता है, संख्या को 5 से 10% ही मानता है। यानी कि ये जो है आपके स्टोर के अंदर 5 से 10% ही देखने को मिलेंगे, जबकि इनकी वैल्यू जो है, कितना धन खर्च किया गया है इनके ऊपर, टोटल आपके स्टॉक के कुल धन का 70 से 75% खर्च किया जाता है इनके ऊपर। तो ये महत्वपूर्ण आपको देख लेना, यही से क्वेश्चंस उठने वाला है, इस बार यही पूछने वाला है कि कितना प्रतिशत होता है स्टॉक के अंदर, तो ये आपको देख लेना है। दीज आइटम्स रिक्वायर डिटेल एंड रिजिड कंट्रोल। यानी कि इन आइटम्स पर जो है विस्तृत और कठोर नियंत्रण की आवश्यकता होती है ए पर, क्योंकि आप जानते हैं ए बहुत ही कीमती होता है। जैसे कि आप देखते हैं
जो ब्रांडेड शूज जो है स्टोर के अंदर, यानी जो दुकान के अंदर, मॉल, शॉप के अंदर एक स्पेसिफिक प्लेस पर रखे जाते हैं, जिनको जिन पर नियंत्रण अच्छे से किया जा सके, और जो लो क्वालिटी के होते हैं उनको बाहर, गोदाम के बाहर ही रख दिया जाता है। ओके, तो इससे आप, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। दीज आइटम्स नीड टू बी स्टॉक्ड इन स्मॉलर क्वांटिटीज। इन वस्तुओं को कम मात्रा में स्टॉक करने की आवश्यकता होती है। ओके, अगर आप सभी शूज अगर उस एक कैटेगरी के लेकर आते हैं, यानी कि अपनी संपत्ति का सारा खर्चा आप ए पर ही कर देते हैं, ब्रांडेड शूज पर ही कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका धन जो है रुक जाएगा। कुछ अगर डैमेज भी होता है तो आपको बहुत ही नुकसान होने वाला है। तो इसलिए इनको कम रखा जाना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं स्टोर के अंदर, आप शॉप के अंदर बहुत ही कम कैंडिडेट हैं जो ब्रांडेड शूज़ लेने आते हैं। मोस्टली यहाँ पर 1000 के आसपास के लेने आते हैं, तो इसलिए इनको कम रखा जाता है। Inventory can be keep minimum by frequent ordering. बार बार ऑर्डर करने से इन्वेंट्री को न्यूनतम रखा जा सकता है। जैसे कि अगर आप, इन्वेंट्री क्या है, जैसे कि मैंने बताया आपको, जो आपके स्टोर के अंदर जो आपका सामान रखा है ना, जो भी आपकी संपत्ति है जिसको आप कला लेजर में डाल रहे हैं, जो भी आपकी संपत्ति है वो क्या है, आइटम्स जो भी है वो आपकी इन्वेंट्री है। कच्चा माल हुआ, फिनिश्ड गुड हुआ, जिन पर काम चल रहा है, WIP हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस, तो वो सब क्या है, इन्वेंट्री है। अगर आप एक एक क्वालिटी के शूज़ को बार बार क्या करते हैं, जैसे किसी ने ऑर्डर किया है तो आप फिर से ऑर्डर करके, जैसे मैंने बोला कि मेरे को रेड चीफ का शूज़ चाहिए, तो वो दुकानदार जो है ऑर्डर करके मंगवा देगा। ओके, इससे क्या है कि उनको उसका धन नहीं अटकेगा, रुकेगा नहीं। तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो एक बार बार ऑर्डर करके इन्वेंट्री को कम कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक बार में आप 20,000 शूज ब्रांडेड क्वालिटी के लाकर पटक दो और वो बिकने क्या है, एक साल में बिकेंगे। तो इससे यही है कि आप जितने ऑर्डर आए उतने आप ऑर्डर करते जाएं, मंगवाते जाएं। तो ये इन्वेंट्री कंट्रोल होता रहता है। ओनली एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट टू बी प्रोक्यूर्ड। केवल सटीक आवश्यकता को खरीदा जाना चाहिए। ओके, ऑलवेज हैव मोर देन वन सोर्स। हमेशा एक से अधिक सोर्स रखें, स्रोत रखें खरीदने के। ओके, कंटिन्यू चेक एंड रिवीजन ऑफ शेड्यूल व्हेन रिक्वायर्ड। अनुसूची यहाँ पर जो शेड्यूल की है, आपको निरंतर जांच और संशोधन, रिवीजन, संशोधन जारी करना चाहिए। यानी कि आपको एनालिसिस करते रहना चाहिए कि इस महीने में कितने शूज बिके हैं, कौन सी शूज लेकर आना है इस बार, कौन सी का चलन है, कौन सी शूज का चलन है। तो यही आपको रिवीजन करना चाहिए। ओके, और चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे अपना ए कंप्लीट हुआ। जिस पर बात करें तो आइटम्स की संख्या जो है 5 से 10% होती है स्टॉक के अंदर। ओके, और कुल खर्चा, आपके टोटल सामान का कुल खर्चा कितना लेते हैं, 70 से 75%। एक ही बात कर रहा हूँ मैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि 5 से 10% टोटल संख्या में, 5 से 10% ही होते हैं, लेकिन ये संपत्ति का टोटल 70 से 75% खाते हैं या कवर करते हैं। एक ही बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब अगला है, अगर आप यहाँ पर इनको अपने दैनिक जीवन से लेकर रिलेट करके पढ़ते हैं तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। बी आइटम्स, अगला है बी आइटम्स।
Typical percentage of items roughly accounts for the equal percentage of consumption value are classified as B items. वस्तुओं का एक विशिष्ट प्रतिशत खपत मूल्य के बराबर प्रतिशत के लिए मोटे तौर पर खातों को बी आइटम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. जनरली 10 to 15% of the total items accounts for 10 to 15 of the total expenditure on the material. वही है 10 से 15, यानी कि 15% होते हैं. ये आपके संख्या में 10 से 15% होते हैं. ओके, और इनके ऊपर खर्चा भी इतना ही किया जाता है. तो ये आपको ध्यान देना है, खर्चा भी इतना ही है और इनको रखा भी इतना ही जाता है गोदाम के अंदर, स्टोर के अंदर. ओके, these items are intermediate in nature, hence control on these items need not to be detailed and rigid as that of A items, but definitely more than that of C item. आमतौर पर ये आइटम प्रकृति में मध्यवर्ती है. तो आपको पता है ए बी सी, तो इनके ऊपर खर्चा भी 10 से 15 और इनकी क्वांटिटी भी इतनी होती है 10 से 15%. तो ये मध्यवर्ती है, इसलिए इन मदों पर, इन आइटम्स पर क्या नियंत्रण जो है ए मदों की ए आइटम्स की तरह विस्तृत और कठोर करने की जरूरत नहीं है. ए को ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो आपकी कुल संपत्ति का 70 से 75% कवर करते हैं. अगर मान लो कल को कुछ भी चोरी हो जाती है तो आपका बिजनेस जो है ठप हो जाएगा. ओके, अगर बी आइटम से चोरी होता है तो इससे इतना इफेक्ट नहीं होगा, तो इस पर कम ध्यान दिया जाता है ए की बदौलत. लेकिन सी से ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि सी यहाँ पर इनका जो है संपत्ति का कुल हिस्सा बी से कम होता है सी का, तो इसलिए बी पर अधिक ध्यान दिया जाता है सी के बजाय. ओके, मॉडरेट स्टॉकिंग इज रिक्वायर्ड. मध्यम स्टॉकिंग की आवश्यकता है. ओके, यानी कि बीच में रखना, आपको ज़्यादा भी नहीं रखना और कम भी नहीं रखना. ब्रॉडली चेक एंड रिवीजन ऑफ शेड्यूल व्हेन रिक्वायर्ड. अनुसूची की शेड्यूल की व्यापक जांच और संशोधन जहां पर आवश्यक हो आपको वहीं पर करना चाहिए. ये नहीं है कि हमेशा आप रिवीजन और चेकिंग करते रहे. जब आपको लगे अब चेक करना है तो तभी आपको चेक करना चाहिए. तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपके गारंटी के साथ 5 नंबर कवर हो जाएंगे. ओके, तो पिछली बार भी आपको देखने को मिला था, 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे. अब पिछली बार क्या क्वेश्चन आया था, एबीसी एनालिसिस क्या है, तो ये इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है. ओके, तो यही से क्वेश्चंस उठ गया था. इस बार थोड़ा डीपली हो सकता है. अब चलते हैं सी कैटेगरी के आइटम्स पर. ओके, ए लार्ज परसेंटेज ऑफ आइटम्स अकाउंट फॉर द स्मॉल परसेंटेज ऑफ कंजप्शन वैल्यू आर क्लासिफाइड एज सी आइटम्स. आइटम सी का एक बड़ा प्रतिशत खपत मूल्य के छोटे प्रतिशत के लिए खातों की सी आइटम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. तो इनका जो है आइटम्स का लार्ज बड़ा प्रतिशत रखते हैं. ओके, लेकिन इनका कंजप्शन अधिक होता है. सॉरी, स्मॉल परसेंटेज होता है कंजप्शन. यूजुअली 70 to 70% ऑफ द टोटल आइटम्स अकाउंट्स फॉर द, तो मैं आपको लैंग्वेज में बता देता हूँ. 70 से 75% क्या होते हैं, ये आइटम होते हैं. 70 से 75%, तो इनकी संख्या होती है क्वांटिटी में 70 से 75% होते हैं. और यहाँ पर बात करें खर्चे का, तो इनके ऊपर खर्चे का 5 से 10% ही हो पाता है. कुल आपकी संपत्ति का 5 से 10% ही खर्चा होगा इन पर. यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शूज़ की एग्जांपल लेके चला हूँ, तो मैं आप मान सकते हैं आपको दुकान के अंदर जो है सेगा के शूज़ है जो कि 300 से 500 के बीच में आ जाते हैं, तो उनकी मात्रा जो है बहुत अधिक होती है. लेकिन अगर आप देखेंगे कुल संपत्ति का खर्चा जो है ओनली 5 से 10% ही हो पाता है. तो आपको इनकी वैल्यूज़ ध्यान देनी है. यहाँ पर 5 से 10% है और कुल यहाँ पर
आपको समझा देता हूँ। ए की बात कर लेते हैं, ए बी सी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कुल संपत्ति का कितना हिस्सा घेरते हैं ये। तो खर्चा कितना घेरते हैं ए तो 70 से 75 मान घेरता है। ओके, कुल संपत्ति का। और बी जो है 10 से 15%। ओके, सी की बात करें तो 5 से 10%। अब संख्या की बात कर लेते हैं। तो संख्या को आप इनको उल्टा कर दें कि स्टॉक के अंदर कितनी संख्या में होते हैं, तो उल्टे कर सकते हैं आप। यहाँ पर 5 से 10% क्या होते हैं, ए आइटम होते हैं। संख्या क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। बी की बात करें तो ये वही होने वाला है, विपरीत करेंगे तो। सी की बात करें तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि कुल संख्या जो क्वांटिटी जो है 70 से 75% होती है सी की संख्या। These items are not required for the rigid control। तो इन पर कठोर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको आप ऐसे ही दुकान के अंदर बाहर रख सकते हैं। अगर नुकसान भी होता है, थोड़ा बहुत डैमेज भी होता है, चोरी भी होता है, तो इससे आपके बिजनेस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। These items can be purchased frequently and stock in sufficient quantity। तो इन आइटम्स को जो बार बार ख़रीदा जा सकता है, क्योंकि आप भी समझते हैं सस्ती चीज़ ज़्यादा बिकती है। ओके, तो इनको बार बार ख़रीदा जा सकता है, इसलिए आप जो है इनको सफिशियंट मात्रा में स्टॉक भी कर सकते हैं। ओके, दी दिस दिज शुड इनेबल टू परचेज ऑफिसर्स टू सिक्योर प्राइस डिस्काउंट्स एंड रिड्यूस द बर्डन ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। इससे खरीद अधिकारी को मूल्य छूट प्राप्त करने और संबंधित विभागों पर बोझ कम करने में सक्षम होना चाहिए। अगला है VED एनालिसिस। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, हालांकि BRO 3 पे ही चलता है। VED, ABC और FSN एनालिसिस, तो इन्हीं 3 पर चलता है। दिस एनालिसिस इज डन टू कंसिडर द इम्पोर्टेंस ऑफ एन आइटम्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द इक्विपमेंट। ओके, यह विश्लेषण किसी वस्तु के महत्व और उपकरण को कामकाज पर उसके प्रभाव पर विचार करने के लिए किया जाता है। दिस एनालिसिस विल बी डन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द बोथ मेंटेनेंस एंड ओवरहॉल स्पेयर सेपरेटली, डिनोटिंग द डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉकिंग स्पेयर्स एज अंडर। यह विश्लेषण रख रखाव और ओवरऑल पुर्जों दोनों के वर्गीकरण के लिए अलग अलग किया जाएगा, जो निम्नानुसार स्टॉकिंग पुर्जों के महत्व की डिग्री को दर्शाता है। तो मैं आपको यहाँ पर आप सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ VED एनालिसिस क्या है। VED का पूरा नाम क्या है, वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल। ये एग्जाम में आ चुका है, 31 अक्टूबर को जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर आ चुका है। VED का फुल फॉर्म पूछा था। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला V की बात कर लेते हैं। V आइटम्स क्या है, स्टैंड्स फॉर द वाइटल। ओके, तो ये आया था एग्जाम में। वाइटल्स आइटम्स विदाउट विच ऑफ द व्हीकल इक्विपमेंट would come to a halt where no improvisation is possible। महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए ये स्टैंड है। वी का मतलब वाइटल, महत्वपूर्ण। ओके, जिसके जिसके बिना कोई आपका इक्विपमेंट और वाहन जो है, अगर वी नहीं होगा तो वो है रुक जाएगा। ओके, तो मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता देता हूँ, समझा देता हूँ VED का। तो VED वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल। तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल की मदद से। वाटर, पानी क्या है, यहाँ पर हम पानी के बिना नहीं रह सकते, तो ये क्या हो, वाइटल, यानी ये महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। तो वाटर क्या है, वाइटल। अब बात कर लेते दूध की, मिल्क। तो मिल्क क्या है, यहाँ पर इसेंशियल क्वालिटी, इसेंशियल यहाँ पर आप आइटम्स में डाल सकते हैं, यानी कि जी आवश्यक इसेंशियल में डाल सकते हैं आप मिल्क को, और वाटर को वाइटल में। पानी के बिना जीवन असंभव है। ओके, मिल्क के अगर आप काफ़ी कैंडिडेट हैं, काफ़ी यहाँ पर
वुमेन्स है जो मिल्क नहीं लेते। ओके, तो अगर आप मिल्क की जगह और कुछ भी लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर विटामिन जो भी है आप, तो इससे आप यहाँ पर जीवित रह सकते हैं। और अब आता है तीसरा, डी, यहाँ पर नहीं, डिजायरेबल। डिजायरेबल डिजायरेबल में आप डाल सकते हैं कोल्ड ड्रिंक। ओके, तो कोल्ड ड्रिंक जो है इसके बगैर ये डिजायरेबल है। ओके, तो यहाँ पर वी वाइटल, ई इसेंशियल, डी डिजायरेबल। पानी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर पानी आप नहीं पीते हैं तो आपकी मौत निश्चित है। ई इसेंशियल, यानी इसमें आप डाल सकते हैं मिल्क। अगर आप जी सकते हैं, लेकिन हालांकि अगर आप मिल्क का अपने जीवन में यूज नहीं करते तो आपको काफ़ी यहाँ पर बीमारियों से जूझना पड़ सकता है, काफ़ी आपको कमजोरियाँ महसूस हो सकती है। तो मिल्क यहाँ पर इसेंशियल है। और कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर क्या डाल सकते हैं, डिजायरेबल है। अगर आप लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो इससे आपके जीवन पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ऐसे ही स्टोर के अंदर आपकी आवश्यकताएं होती है, वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल। कुछ आवश्यकताएं ऐसी है जिसके बगैर आपका जो प्लांट है, जो आपका प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, वो ठप हो जाएगी, वी। ओके, और कुछ ई आइटम्स में ऐसे हैं कि जिनके बगैर काम चला सकते हैं, उसका ऑप्शनल होता है। ओके, अल्टरनेटिव विकल्प आप ढूंढ सकते हैं। और डिजायरेबल क्या है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये अगर आप अपने दैनिक जीवन से रिलेट करके पढ़ते हैं तो आपको इजी लगेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब अगला लास्ट एनालिसिस है FSN। FSN एनालिसिस ये एग्जाम में आया था। ओके, तो इसका कहाँ से उठा था क्वेश्चंस, यहाँ पर एन का पूछा था। ओके, एन किसके लिए स्टैंड होता है, सॉरी यहाँ पर एस पूछा था। तो मैं पहले आपको इसको समझा देता हूँ। FNS एनालिसिस क्या है। तो इसमें क्या है, एफ का मतलब फास्ट मूविंग, एस एन का मतलब नॉर्मल मूविंग, एस का मतलब स्लो मूविंग आइटम्स। तो जो आइटम्स जो है जो फास्ट मूव करते हैं, यानी जल्दी यहाँ पर खपत में कंजप्शन होता है उनका, तो फास्ट मूविंग में आता है। नेक्स्ट है नॉर्मल मूविंग, जो मीडियम गति से चलता है, जिसकी आवश्यकताएं रेगुलर होती है, तो वो क्या होता है, नॉर्मल मूविंग। एक है स्लो मूविंग आइटम्स, जो बहुत ही स्लो गति से चलता है। इसके एक एग्जाम्पल की बात करें तो वही आप दूध, पानी और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की ले सकते हैं। तो वाटर, पानी को आप दिन में कितनी बार पीते हैं, तो आप 2 से 3 घंटे में पानी पीते रहते हैं, यानी फास्ट मूविंग है। 2-3 घंटे में आप पीते रहते हैं, तो ये फास्ट मूविंग हुआ। नॉर्मल मूविंग में आप दूध को डाल सकते हैं, यानी कि दूध जो आप या तो फिर सुबह रनिंग के टाइम लेंगे या फिर रात को खाने के साथ लेंगे, यानी कि इनका कंजप्शन जो है बहुत ही कम होता है। स्लो नॉर्मल मूविंग होती है सुबह या फिर रात को। ओके, स्लो मूविंग में आप कोल्ड ड्रिंक को डाल सकते हैं। ये तो है नहीं कि आप दिन में 7-8 बार कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। आप कभी कभी जब पार्टियाँ वगैरह वगैरह होता है तो तभी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, यानी कि होपफुली आप एक सप्ताह में 7 दिन में कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते रहते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है, आप रिलेट करके देखिएगा। ऐसे ही स्टोर के अंदर है, जो आइटम्स जो जल्दी बिकता है उसको फास्ट मूविंग आइटम्स की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे दिन में उनका बहुत ही ज़्यादा बिक्री होती है, फास्ट मूविंग होता है। और एंड नॉर्मल मूविंग में जिनका कम होता है, मीडियम होता है। तो नॉर्मल में स्लो मूविंग, जो कभी कभार बिकते हैं। ओके, जिनकी बिक्री जो है बहुत ही कम होती है, महीने में 1-2 बार कोई लेने आ जाता है तो ठीक है, नहीं फिर पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, ये वैल्यूज आपको देख लेनी है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस
पुटअप होते रहते हैं। तो यानी कि जिनका एक साल के अंदर 70%, यानी कि 70% जो आपके आइटम जो है रिप्लेस हो जाते हैं, कि बिक गया और दूसरा आ गया, यानी कि 70% आपका रिप्लेस हो जाता है। ओके, तो ऐसे फास्ट मूविंग में आते हैं, और नॉर्मल में 35 से 70% आपका होता है रिप्लेसमेंट। ओके, आइटम्स का रिप्लेसमेंट 35 से 70% होता है। स्लो मूविंग में क्या होता है, बिलो 35%, 35% से भी नीचे रहता है जिनका रिप्लेसमेंट, वो क्या है, स्लो मूविंग आइटम्स में आता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो, इन 2 लेक्चर्स में आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो आपको ये थ्योरी जो है अच्छे से देखनी है, अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि थ्योरी में से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।